Hello students, next topic is bank rate. We have seen repo rate and reverse repo rate. One of the other rate is bank rate. Bank rate is the rate of interest on which commercial bank borrows the money from RBI. Here, our commercial banks borrows the money from Reserve Bank with securities by giving that mortgage of securities, bonds under the repo rate. But without securities, bonds, when the commercial banks borrows the money from Reserve Bank, that is bank rate. So bank rate, right now the bank rate is 4.65. At 4.65, commercial bank can borrow the money from RBI without mortgaging any securities or bonds. Next, interest rate is lending rate and borrowing rate. Lending rate and borrowing rate are the rate of interest which the commercial bank deals with the public. Different commercial banks in the economy, right now there are 12 government banks and some private banks. They borrows the money from the customers. आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं सेविंग रेट और करेंट रेट और फिक्स रेट में, फिक्स डिपॉजिट करके या सेविंग डिपॉजिट करके अपना पैसा बैंक में रखते हैं. बैंक आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कि आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे तो बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगी. दैट इज बोरोइंग रेट ऑफ बैंक. आपको जो ब्याज मिलता है आपके डिपॉजिट पर वो बोरोइंग रेट. अगेंस्ट दैट, whenever you take loans from the government bank, car loan, house loan, different type of loan, तो वो जब लोन आप लेते हैं तो दैट इज लैंडिंग रेट. आपका कार लोन किस इंटरेस्ट पे मिल रहा है, दैट इज लैंडिंग रेट. तो कॉमर्शियल बैंक जब आपको इंटरेस्ट देती है दैट इज बोरोइंग रेट. कॉमर्शियल बैंक जब आपसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, तो दैट इज लैंडिंग रेट. आप पूछते हैं बैंक में कि बैंक आज का इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इंटरेस्ट रेट व्हाट इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग रेट या बोरोइंग रेट. सो अगर कॉमर्शियल बैंक बोरोइंग रेट बढ़ा दे तो आपको आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रखेंगे. मान लीजिए बोरोइंग रेट आज की तारीख में 3.2% या 3.5% है, तो आप 3.5% के रेट के हिसाब से बैंक में पैसा जमा करते हैं. 1 लाख रुपए आपने जमा किया तो आपको 3,500 रुपीज़ एक साल में इंटरेस्ट मिल गया. दैट इज बोरोइंग रेट. अगर आप लैंडिंग रेट लेते हैं, कार लोन लेते हैं, तो कार लोन 8%. आपने 1 लाख का लोन लिया तो आपको 8,000 रुपीज़ 1 ईयर में इंटरेस्ट देना पड़ा. सो अगर बोरोइंग रेट को बढ़ा दिया जाए तो पीपल विल कीप देयर मोर डिपॉजिट, मोर सेविंग्स इन द बैंक. तो बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा, आपके पास पैसा कम हो जाएगा, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी क्योंकि आपने पैसा बैंक में रख दिया. और अगर इफ द गवर्नमेंट बैंक डिक्रीजेस, बैंक मीन्स कॉमर्शियल बैंक डिक्रीजेस द बोरोइंग रेट मीन्स 3.55% और 3%, सो you will not feel good to keep your savings in the bank, क्योंकि बैंक इज गिविंग 3% जबकि प्राइस तो 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं. सामान जो है उसके रेट जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं. सो यू विल ट्राई टू परचेज द गुड्स राइट नाउ, क्योंकि उसको खरीद लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सामान खरीद लेने से ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर उसके रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं. और इसलिए फिर गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक बोरोइंग रेट और लैंडिंग रेट से लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में. अगर लैंडिंग रेट घटा दिया जाए, 5% कर दें, तो
people will या general people will take more and more money from the bank and fulfill their wants or demands. क्योंकि 5% पे सामान मिल रहा है, उनको लोन मिल रहा है, 5% पे लोन मिल रहा है, यानी आपने 5 लाख रुपए लिया तो आपको 25,000 रुपीज़ एक साल में इंटरेस्ट हुआ। मगर अगर आप 5 लाख रुपए से सामान खरीदते हैं कोई, तो वो अगले साल हो सकता है 8 लाख का हो जाए, यानी और ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वहाँ पर। सो अगर लैंडिंग रेट को घटा दिया जाए तो पीपल टेक्स मोर मनी फ्रॉम द बैंक एंड लिक्विडिटी इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी। अगर लैंडिंग रेट्स बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए जो आपको लोन पे मिलता है, तो पीपल विल नॉट टेक मोर मनी एज अ लोन फ्रॉम बैंक। वो पैसे बैंक से लेना कम कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और द लिक्विडिटी विल बी डिक्रीज। सो ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को या मॉनेटरी फ्लो को या करेंसी को, मनी सप्लाई को, और शॉर्ट कह दें एग्रीगेट डिमांड को, गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक अप्लाइज मैनी फार्मूलाज पॉलिसीज लाइक लैंडिंग रेट, बोरोइंग रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वन थिंग मोर, one topic left, sterilization of economy. Sterilization of the economy by RBI. As I told you, in the open market operation, the RBI deals with the securities, bonds of the government, of the banks to the people, to the journal, either purchase or sell. In the same way, when the RBI makes the sterilization in the economy, it means whenever due to the boom in the economy or the economical development of India's, or with the growing investors conditions, या investment condition in one country, the foreign currency inflows in the share market by different modes. So immediately the monetary assets increases, and at the same time the liability also released in the economy. So there is a huge quantity of liquidity in the economy, but at the same time the goods and services cannot be produced instantly. So at that condition, the RBI plays a major role by sterilizing the economy. It withdraws the excess liquidity from the economy and makes the balance with the goods and services available in the economy and purchasing power of the economy. जब कभी किसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टर्स की बड़ी अच्छी कंडीशंस हो जाती है, इकोनॉमी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, तो विदेशों से बहुत सारा पैसा किसी एक डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट्स में या और कहीं। सो जब बहुत सारा विदेशी पैसा, करेंसी आती है, तो अचानक उस देश की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उतने ही फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी इकोनॉमी में रिलीज हो जाती है। तो गुड्स तो उतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में आज 10 लाख करोड़ रुपए आ गए, 10 लाख करोड़ डॉलर या फॉरेन करेंसी आ गई, तो 10 लाख करोड़ के फॉरेन करेंसी के इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी रिलीज हो जाएगी, जो और उससे ज़्यादा होगी। तो बहुत सारा पैसा फॉरेन करेंसी जो आई वो तो आरबीआई में चली गई, आरबीआई ने उसके बराबर का पैसा इकोनॉमी में दे दिया। अब इकोनॉमी में दिया बाय डिफरेंट मोड, बाय कॉमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे तरीकों के अपना करके वो सारे पैसे इकोनॉमी में डाल दिए। अब इकोनॉमी में जब उतने पैसे आ गए, तो इकोनॉमी में लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, मगर गुड्स तो कम बने हुए हैं। गुड्स तो अचानक नहीं बन जाते हैं कि आज ही अगर 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स इंडियन इकोनॉमी में लॉन्च हुए या इन्वेस्ट हुए तो 1 करोड़ डॉलर के बराबर का सामान आज ही बन जाएगा। वो तो समय लेगा। उस समय के दौरान इंडियन इकोनॉमी में 1 करोड़ डॉलर के
इक्वल का जो इंडियन करेंसी आ गया है वो तो पब्लिक में रोटेट हो गया। अब परचेसिंग पावर लोगों के पास ज़्यादा आ गई, तो लोग अब सामान तो कम है, उनकी प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं, सामान कम है, तो लोग अब उसकी हाई प्राइस दे करके खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में अनबैलेंस हो जाएगा। तो आरबीआई स्टरलाइज करती है इकोनॉमी को। बाय डिफरेंट मोड्स आरबीआई विड्रॉ दैट एक्सेस मनी फ्रॉम द इकोनॉमी टू द आरबीआई। आरबीआई में वो उतना पैसा एक्सेस जमा कर लाती है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कर लेगी, बैंक रेट को डिस्टर्ब करेगी, चेंज करेगी, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ही विल स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड मेक्स द बैलेंस इन द इकोनॉमी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हैं इकोनॉमी में उसी के हिसाब से लिक्विडिटी हो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो गुड्स की इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और अगर लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन आ जाएगा। दोनों को बैलेंस करना है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल रखने के लिए, विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट केन्स थ्योरी। ये बहुत जरूरी है कि द इकोनॉमी रिमेन्स स्टेबलाइज और इन अ बैलेंस कंडीशन। So stabilization by the RBI is a method how it acts to control the liquidity in the economy.